हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2020 के प्रीवियस पेपर की। इस पेपर में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जिससे कि आप 2021 की अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखते हैं 2020 में आपके कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार का दायित्व यानी कि एक साझेदार यानी कि पार्टनर जो होता है उसका साझेदारी में कैसा दायित्व होता है। असीमित होता है, लाभ में उसके अंश की सीमा तक सीमित होता है, उसकी पूंजी की सीमा तक सीमित होता है, या फिर उसकी हानि के अंश तक सीमित होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सबने पार्टनरशिप पढ़ी होगी, उसमें आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। देखिए, एक साझेदारी में साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां भी वहां पर यूज कर ली जाती हैं अगर फर्म में इनफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर फर्म की जितने भी असेट है उनसे भी अगर वो ऋण पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसकी पर्सनल जो भी असेट्स है वो भी यूज कर ली जाती है। इसलिए दायित्व इसका कैसा होता है, असीमित। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के निदेशक मंडल का चयन किन के द्वारा होता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कराया है, थ्योरी क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है, तो आप इसका आंसर गलत मत करिएगा। ऑप्शंस हैं कर्मचारियों द्वारा, सामान्य जनता द्वारा, सरकार द्वारा, या फिर अंशधारियों द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सबका आंसर सही आना चाहिए, मैं बहुत बार करा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त पूंजी कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, और ये देखने के लिए कि फर्म में जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो ट्रांसपेरेंसी हो रही है नहीं, उनका जो भी उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया है उसका सही यूज हो रहा है या नहीं। तो वहां पर निदेशक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अब वो अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी तब पता चलेगी जब वो खुद उनको अपॉइंट करेंगे, तभी तो वो उनको एक फेयर रिपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे, फेयर जो भी वहाँ पे काम हो रहा है उसकी सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। इसलिए जो निदेशक मंडल होते हैं उनका चयन जो होता है वो अंशधारियों द्वारा यानी शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। समिति संगठन, क्रियात्मक संगठन, रेखा व कर्मचारी संगठन, या फिर रेखा संगठन। बताइए। F.W. टेलर के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स करके एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्लासेस भी जो मैंने कराई हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे F.W. टेलर की बात की जा रही है, तो इन्होंने जो अवधारणा दी थी वो दी थी क्रियात्मक संगठन पे, यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए SDR है। अब SDR क्या है, आपने इस तरह पढ़ा होगा। SDR एक दायित्व है, एक कागजी स्वर्ण है, एक संपत्ति है, एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक इकाई है। बताइए। SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए, XDR जो है, पहले आप ये समझ लीजिए, XDR का जो मैनेजमेंट होता है, SDR जो इशू करती है वो करती है हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, आपने पढ़ा होगा। और SDR एक कागजी स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जानी जाती है। इसका कागजी स्वर्ण मुद्रा भी बोलते हैं, यानी कि पेपर करेंसी भी इसको बोला जाता है, पेपर गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभेदात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। मेरिट रेटिंग, कार्य डिजाइन, कार्य मूल्यांकन, या फिर कार्य विश्लेषण। बताइए। इंग्लिश में भी ये क्लासेस जो हैं वो इवनिंग में होती हैं, हिंदी में मॉर्निंग में होती हैं। तो आप इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो आप इवनिंग की क्लासेस देख सकते हैं, जो कि 7:30 पर होती है। ठीक है,
और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम ये पेपर कराएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दोनों का वीडियो के नीचे दे दूंगी, ठीक है। अब बताइए, विविधात्मक मजदूरी निर्धारण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पर बात करें तो मेरिट रेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिट रेटिंग में विविधात्मक मजदूरी निर्धारण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो दरें होती हैं, यानी कि जो रेट होती हैं, वो न्यूनतम मजदूरी दर, औसत मजदूरी दर और अधिकतम मजदूरी दर, इस तरह की इसमें रेट होती हैं, यानी कि बिलो, एवरेज और मैक्सिमम, इस तरह से रेट यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तलपट में दिया गया अंतिम रहती लाभानी खाते में दिखाया जाता है, यानी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। राज संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है। शुद्ध लाभ संस्था के लिए दायित्व है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है असत्य की, तो यहाँ पर जो देखिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तलपट में दिया गया जो अंतिम रहतिया होता है, वो यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया गया है तो वो लाभानी खाते में नहीं दिखाया जाएगा, वो डायरेक्ट किस में दिखाया जाता है? संपत्ति पक्ष में, जो कि हमारा आर्थिक चिट्ठे में होता है, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो डायरेक्ट फिर संपत्ति पक्ष में, यानी कि एसेट साइड दिखाया जाता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है किस पर? व्यापार खाते पर, लाभानी खाते पर, लाभानी समाजीकरण खाते पर या फिर चिट्ठे पर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अगेन इससे रिलेटेड भी मैंने थ्योरी क्लासेस में ये सारी चीजें आपको कराई हैं, तो आपने अगर थ्योरी क्लासेस पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। मैंने वहां पे व्यक्तिगत और वास्तविक खातों की अशुद्धियां बहुत अच्छे से समझाई थी आपको। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए जो व्यक्तिगत और वास्तविक खाते हैं, ये हमारे कहाँ दिखाए जाते हैं? ये हमारे चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। और अगर चिट्ठे में दिखाए जाते हैं तो इनमें अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो चिट्ठे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा चिट्ठे पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि सकल लाभ अनुपात हमारा 25, शुद्ध लाभ अनुपात 12% और विक्रय 21,600 है, तो विक्री तो माल का लागत क्या होगी? हमें ये निकालनी है। बताइए, सॉल्व करके देखिए पहले, फिर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। इसमें बेचे गए माल की लागत आपको निकालनी है। देखिए, यहाँ पर बेचे गए माल की लागत निकालनी है, तो पहले आप ये देख लिए आपकी विक्रय मूल्य क्या है? 21,600, 21,600, ठीक है। और यहाँ पर आपका अनुपात कितना दिखा रहा है? ये सकल लाभ अनुपात 25% है, ठीक है। सकल लाभ अनुपात 25% है, तो यहाँ पर आप अगर 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 75, ठीक है। 100। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 21,600 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 का और डिवाइड करेंगे 100, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16,200। तो आपका जो बिक्री माल अनुपात होगा, बिक्री माल की जो लागत होगी वो हमारी वो होगी 16,600। और अगर आप इस 16,600 से रिवर्स में निकालते हैं तो आपका 21,600 यहाँ पर विक्रय मूल्य भी निकल कर आ जाएगा। तो आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है? ह्रास, मजदूरी एंड वेतन, भवन का किराया या टेलीफोन व्यय? बताइए।
देखिए यहाँ पे गैर रोकड़ी व्यय की बात की जा रही है। गैर रोकड़ी व्यय जिसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब नॉन कैश, ये तो हमारा कैश से रिलेटेड है, टेलीफोन पे भी कैश से और भवन का किराया भी कैश से। नॉन कैश क्या होगा? ह्रास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रहतिया आवर्त अनुपात में रहतिया का संबंध मापा जाता है किससे? औसत विक्रय से, बिक्री माल की लागत से, कुल क्रय से, या फिर कुल संपत्ति से? बताइए, रहतिया आवर्त यानी कि जो स्टॉक रेशो होता है वो हम किससे निकालते हैं? अभी अभी आपने ऊपर भी निकाला था तो आपको पता होगा। देखिए जो रहतिया आवर्त यानी कि जो स्टॉक रेशो होता है वो हम निकालते हैं बेचे गए माल की लागत और औसत रहतिया, इन दोनों के संबंध को ये हमारे बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, बिक्री माल की लागत से इसका संबंध मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू पॉन्ट डू पॉन्ट विश्लेषण संबंधित है, ये किससे संबंधित है? चालू संपत्तियों के विश्लेषण से, लाभ के विश्लेषण से, पूंजी बजटन से, या फिर स्थायी संपत्तियों के विश्लेषण से? बताइए। देखिए ये क्वेश्चन को करने से पहले आप, आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसको कर पाएंगे। पहले आप ये समझ लिए डुपॉन्ट विश्लेषण क्या होता है। देखिए डुपॉन्ट विश्लेषण एक अमेरिकी कंपनी का नाम था। ये शुद्ध लाभ और जो भी विनियोजित पूंजी होती थी उसको प्रभावित करने वाले घटकों को इस चार्ट में एक चार्ट होता था, उसमें यहाँ पर उसको दिखाया जाता था। उस चार्ट को ही यहाँ पे डुपॉन्ट विश्लेषण कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है लाभ के विश्लेषण, यानी कि प्रॉफिट को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। और डू पॉइंट विश्लेषण यानी कि एक चार्ट में इसको दिखाया जाता है, वो चार्ट कहलाता है हमारा डू पॉइंट विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर और कंपनी का नाम क्या था? वो था डू पॉइंट कंपनी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे लाभ के विश्लेषण से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कंपनी में से कौन सा सत्य नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए वित्त विवरण सूचनाओं को प्रमुख स्रोत होते हैं। समता पर प्रत्याय तथा प्रति अर्श अर्जन एक की बात होती है। अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्तियों में नहीं सम्मिलित किया जाता। डी ऑप्शन है, ऋण समता अनुपात फर्म के दीर्घकालिक शोध क्षमता का मापन करता है। बताइए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे सत्य की बात करें तो अंशधारियों में हितधारकों के लिए वित्तीय विवरण सूचनाओं का प्रमुख स्रोत होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। वित्तीय विवरण और सूचनाओं के आधार पर ही यहाँ पर अंशधारियों एवं हितधारकों के लिए ये यानी कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बेसिस पर वो यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड है, अम्ल परक अनुपात की गणना करके इन्वेंट्री को चल संपत्ति में नहीं सम्मिलित किया जाता। ये भी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर चंपल संपत्तियों में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। फिर है, ऋण समता अनुपात फर्म के दीर्घकालिक शोधन क्षमता का मापन करता है। ये भी सही है कि जो ऋण समता अनुपात होते हैं ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता में हमारी हेल्प करते हैं। जब अब आते हैं जो कथन सत्य नहीं है, तो देखिए बी यहाँ पे हमारा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है समता पर प्रत्याय तथा प्रति अंश अर्जन एक ही बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो समता पर प्रत्याय के निर्धारण के लिए अंशधारियों का कोष और प्रति अंश अर्जन के लिए समता अंशों की संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो ये अलग अलग बातें होती हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 का थोड़ा सा अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया था। अगर आप यहाँ पर इसके कंपैरिजन में 17, 18 और 19 का पेपर देखेंगे तो वो बहुत इजी था। 2020 में पेपर थोड़ा टफ दिया था इन्होंने। ठीक है, एक ऋण पत्र में नहीं है स्थिर ब्याज दर, परिपक्वता अवधि, वोटिंग अधिकार,
परिसमापन में प्राथमिकता, बताइए। देखिए, आप सबको पता है कि ऋण पत्र में स्थिर ब्याज दर होती है, यानी कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वहाँ पे होती है, और परिपक्वता अवधि भी होती है, यानी मैच्योरिटी यहाँ पे टाइम भी होता है, परिसमापन पे प्राथमिकता भी होती है, लेकिन इनको वोटिंग अधिकार नहीं होता है। वोटिंग अधिकार किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वोटिंग अधिकार में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का कारोबार होता है स्कंद विपणि में, मुद्रा बाजार में, वस्तु विपणि में, या फिर ये सभी। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। देखिए, ऋण पत्रों के कारोबार की बात करें तो इसका कारोबार होता है स्टॉक मार्केट, जिसको हम स्कंद विपणि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जमा प्रमाण पत्र जो अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं वह है 45 दिनों के लिए, 60 दिनों के लिए, 12 महीनों के लिए, 90 दिनों के लिए, बताइए। जमा प्रमाण पत्र की बात की जा रही है जिसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि पूछी गई है। देखिए, यहाँ पर बात करें जमा प्रमाण पत्र की, तो आपको पता है जमा प्रमाण पत्र हमारे किस में आते हैं? ये हमारे शॉर्ट टर्म में आते हैं, और शॉर्ट टर्म की टाइम पीरियड कितना होता है? 1 साल तक का। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है 60 दिनों की, 90 दिनों की, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कम से कम 7 होते है, 7 दिन होते हैं इसमें, और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम की बात करें तो वो होता है 12 महीने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। ये भी नोट कर लीजिए, अगर न्यूनतम पूछा गया टाइम पीरियड तो 7 दिन है, और अधिकतम है तो 12 महीने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 12 महीनों के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जमा प्रमाण पत्र जो कम से कम परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। देखिए, नीचे आ गया, और मैंने भी नहीं देखा था, और मैंने डायरेक्ट आपको पहले ही आंसर बता दिया, ठीक है। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन या 15 दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर है 7 दिनों के लिए, जो कि अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। नेक्स्ट है, अल्पकालीन निधि के सौदे किए जाते हैं पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में, वस्तु बाजार में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। अल्पकालीन निधि यहाँ पर बात की जा रही है टाइम पीरियड, मतलब जिनका कम होता है वैसे सौदे। देखिए, अल्पकालीन सौदों की बात करें तो इनके जो सौदे होते हैं ये किए जाते हैं हमारे मुद्रा बाजार में, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट है, और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पर दीर्घकालीन सौदे पूछे जाते तो उनका आंसर होता है पूंजी बाजार, यानी कि अल्पकालीन के लिए मुद्रा और दीर्घकालीन के लिए पूंजी बाजार, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया है, और लास्ट टाइम हमारा ये फंसा भी था। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट मैंने आपको कराए थे और डायरेक्ट आए थे एग्जाम में। तो अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिस सेट करिएगा। ट्रेजरी बिल की अवधि, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेजरी बिल भी बहुत अच्छे से समझाया था। 91 दिन, 182 दिन, 364, या ये सभी, बताइए सामान्यतः अवधि इसकी कितनी होती है। देखिए, यहाँ पर बात करें ट्रेजरी बिल की, तो पहले ये जान लीजिए, ट्रेजरी बिल जो होते हैं अमेरिकी सरकार ट्रेजरी विभाग द्वारा ये निकाले जाते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म टाइम के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन की तरह होते हैं, और जो इनका जो टाइम पीरियड होता है कम से कम 1 साल का होता है। ट्रेजरी बिलों में जो विभिन्न परिपक्वता अवधि होती है वो 1 साल है, और ये सामान्यतः छूट पर जारी किए जाते हैं, यानी कि डिस्काउंट पर इश्यू किए जाते हैं। तो यहाँ पर अवधि सामान्यता पूछी गई है तो 364 है। वैसे ट्रेजरेबल 91 दिन के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्यता पूछा गई है तो सामान्यता हमारे 1 साल है, 1 साल से ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए 364 यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आई थिंक आपने यहाँ पे सही टिक किया होगा।
नेक्स्ट है, कौन सा मुद्रा बाजार का दस्तावेज नहीं है? ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, कॉमर्शियल पेपर या फिर बॉन्ड? बताइए। देखिए, अभी-अभी मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा मुद्रा बाजार में कौन से होते हैं अल्पकालीन चीज़ें, यानी कि जिनके टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है, वहाँ पर इनका सौदा किया जाता है, और पूँजी बाजार में 1 साल से ज़्यादा का। तो आपको पता होगा ट्रेज़री बिल, अभी-अभी मैंने बताया 1 साल 364 दिन, यानी कि 1 साल से कम का है तो मुद्रा बाजार का दस्तावेज होगा। विनिमय बिल का टाइम पीरियड भी 1 साल से कम का होता है, तो वो मुद्रा बाजार का है। कॉमर्शियल पेपर, अगेन ये भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन में आते हैं, तो इनका टाइम पीरियड भी कम हो गया। बचा क्या? बॉन्ड। बॉन्ड हमारे लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं, तो बॉन्ड हमारा पूंजी बाजार का दस्तावेज है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बॉन्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब प्रतिभूतियों के क्रय का अधिकार दिया जाता है तो यह कहलाता है कॉल विकल्प, पुट विकल्प, कॉल एंड पुट विकल्प या फिर ये सभी? बताइए, क्रय का अधिकार पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अगर क्रय क्रय में पहले का आता है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर कॉल विकल्प, और अगर विक्रय पूछा जाए तो इसका रिवर्स होगा पुट विकल्प। तो यहाँ पे क्रय का अधिकार पूछा गया है, तो देखिए क्रय का अधिकार में का आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल विकल्प, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अगर विक्रय विकल्प पूछा जाए तो यहाँ पे विक्रय का अधिकार जो होगा वो हमारा होगा पुट विकल्प। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ए कॉल विकल्प। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मिस मत करिएगा, एग्ज़ाम में इन्हीं चीज़ों के मार्क्स जाते हैं और ये बहुत कॉमन होती हैं, इसलिए एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नव निर्गमन बाजार नवीन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। नव निर्गमन बाजार मौजूदा प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है। नव निर्गमन बाजार सूचीयन प्रतिभूतियों के साथ सौदा करता है, या फिर नव निर्गमन बाजार केवल ऋण प्रतिभूतियों में सौदा करता है? बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर? यहाँ पे सत्य बताना है आपको। देखिए, नाम से ही पता है, नवनिर्गमन बाजार यानी कि न्यू इशू मार्केट है यहाँ पर। तो जब न्यू इशू मार्केट होते हैं तो वो जो न्यू सिक्योरिटीज होती हैं उनमें ही डीलिंग करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी, एग्जिस्टिंग में नवनिर्गमन बाजार नहीं करते, सूचीन में भी नहीं करते, और ना ही केवल ऋण पत्रों में। ये जो भी नए इशू होते हैं मार्केट में सिक्योरिटीज, उनके साथ डील करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार संतुलन से अभिप्राय होता है निवेश पर प्राप्त आगम घटा भुगतान, एक पक्षीय हस्तांतरण का संतुलन, वस्तुओं का निर्यात एवं सेवाओं का निर्यात घटा वस्तुओं का सेवाओं के आयोग आयात का योग, या फिर वस्तुओं का निर्यात घटा वस्तुओं का आयात? बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे संतुलन के बारे में पूछा गया है। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका। देखिए, यहाँ पे व्यापार संतुलन की बात की जा रही है, तो आयात और निर्यात के बीच में जो मूल्य में अंतर आता है उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा, जो भी हमारी वस्तुओं का आयात है उसको माइनस करेंगे वस्तुओं के आयात से, यानी कि निर्यात में से आयात माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा व्यापार संतुलन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीडीपी के संबंध में। जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीएनपी माइनस
एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य है, जीडीपी इक्वल टू मजदूरी प्लस लाभ प्लस ब्याज, या फिर ए और बी दोनों, बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर जीडीपी के संबंध में सही कथन की बात करें तो ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है और ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ए व बी दोनों सही होंगे। जो हम जीएनपी में से एक्स कमोडिटी और एम कमोडिटी माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जीडीपी निकल कर आ जाता है। और मौद्रिक जीडीपी में जब हम स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का मूल्य है इस तरह से निकालते हैं, तब भी हमारा ये जीडीपी के संबंध में ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।